हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 जिससे संबंधित मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको इस क्लास में, आप इस क्लास पे जाएंगे तो आपको सारे ही प्रीवियस ईयर जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे वो स्टेनो हो, ग्रुप डी हो, सी हो, जूनियर असिस्टेंट कोई भी हो, ठीक है, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर पढ़ चुके हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की आशंका है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने बताया भी था आपको कि हम हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला की क्लास, जो कि ये पहली क्लास है हिंदी की। ठीक है, इसमें इन 4 बुक्स का संकलन आपको मिलेगा, जिसमें से पीएन पांडे यानी कि पृथ्वीराज पांडे, हरदेव बहारी, ठीक है, लूसेंट, इसके अलावा वासुदेव नंदन, इन चारों बुक्स का जो है सम्मिलित रूप जो है उससे ये क्लास जो है तैयार की गई है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि हम आगे बात करें, चलिए शुरुआत करते हैं वर्णमाला के बारे में और जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। अभी हम यहाँ तालिका में जानते हैं इसका एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कि वर्णमाला क्या है। वर्णों की माला, ठीक है, अक्षरों की माला को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और ये कितनी होती है टोटल, ये टोटल होते हैं 52। ठीक है, वर्णमाला को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्वर और व्यंजन इन दो में इनको बांटा गया है। स्वर क्या, स्वर कौन कौन से थे, स्वर टोटल होते हैं 11, और व्यंजनों की बात की जाए अगर शुद्ध रूप से तो वो होते हैं 33, जिसमें से स्वरों को 2 पार्ट में, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, जिसमें से हर्ष स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इसके अलावा व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिनकी संख्या जो 25 होती है और ढावड़ा मिला के 27 हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, आगत व्यंजन 2 होंगे और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ से मोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या फिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं आपके। यहाँ हम टोटल बात करें, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, इसके पूरे परिचय के साथ। तो वर्ण यानी अक्षर, अक्षर यानी कि वर्ण, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो भाषा की पहले तो हम जानेंगे कि ये भाषा की कैसी होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि भाषा का वह खंड, ठीक है, जिसको और पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, जिनके और खंड ना किए जा सके उन्हें वर्ण कहा जाता है। अच्छा, वर्णों की जरूरत क्या पड़ी, जैसे कि हम कोई बात बोल रहे हैं, आपसे बात साझा कर रहे हैं, तो यह ध्वनि के रूप में आपसे हमारी बात साझा हो रही है, ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको किस तरह से लिखा जाता है ये हम कैसे जानेंगे, ये जब हम देवनागरी लिपि यानी कि वर्णों में जब इसको लिखेंगे तब हम जान सकेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर हमें किसी से अपनी बात पहुंचानी है, अगर वो हमारे पास में है, हमारे करीब में है, तो ध्वनि से हम उससे अपनी बात साझा कर सकते हैं। लेकिन जिन तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच सकती, जिन तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती, ये बात मैं उस टाइम से कर रही हूं जब इसकी वर्णों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अगर जिन तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच सकती है तब उनको क्या किया गया, तब उन तक वर्णों का, ठीक है, वहां से हमारी क्या हुई, वर्णों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आप जानते ही हैं कि अलग अलग देशों में जो है भाषा और लिपि जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो यहाँ की राज्य भाषा है, जो हमारी राज्य भाषा है वो क्या है, वो हिंदी है। ठीक है, राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी है। और हिंदी में जिस लिपि का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की जो वर्णमाला, और जो वर्णमाला है जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि कहलाती है। तो वर्ण के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे एक परिभाषा के साथ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित यानी कि कथित रूप है, और वर्ण जो क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है, जो कहा जाता है, जो उच्चारित किया जाता है वो ध्वनि होती है, और जो उसको लिखा जाता है वो क्या होगा, वो वर्ण होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला यानी कि वर्ण की माला यानी कि वर्णों से पिरोई हुई माला को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। मानक हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। ठीक है, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन अगर लेखन के आधार पर बात करें, लिखने के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, 52 वर्ड, जिसमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं,
और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे हम इसको बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे इनको व्यंजन जो है डिवाइड होंगे, ठीक है। तो स्वर से सबसे पहले हम जानेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। स्वरों की जो संख्या है, अगर अंग और आहा को मिला दें तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन जिस तरह से आयोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस तरह से आपको बता रही हूँ। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से और अलग अलग भाषा में इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आपके आंसर अगर स्वर पूछे जाते हैं तो स्वरों की संख्या आप कितना बताओगे? 11 होती है। मूलतः जो है स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन मैंने बताया था कि मूल रूप से अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। पूरे 33 व्यंजन होते हैं। सॉरी, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। यहाँ स्पर्श व्यंजन मैंने दिखाने की कोशिश की कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और पूरी की बात की जाए तो कुल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन को मिला के ये 35 हो जाते हैं। द्विगुण व्यंजन मतलब ये 2 गुणों से, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के ही जो है गुण पाए जाते हैं। इसीलिए इनको हटाकर अगर हम बात करें तो कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन में स्पर्श 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। चलिए आगे बारे में बात करेंगे। यहाँ मैंने आपको पिक्चर फॉर्म में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से व्यंजनों का उच्चारण होता है हमारे मुंह में, किस अलग अलग भागों में, ठीक है। तो जब नासिका, नासिक की यानी कि नाक का सहारा लेके जो वर्णों का उच्चारण होता है वो कौन कौन से होते हैं? अंग, डंग, ठीक है, सॉरी ण, ठीक है, ञ, ड़, न, म, ये क्या है? ये नासिका यानी कि नाक के सहारे, ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण होता है। दंत मूल के, दंत दांतों की सहायता से, दंत मूल की स्पर्श से जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? र, ल। और सिर्फ दांतों से लड़कर, ठीक है, जब जबान टकराती है दांतों पर तब कौन से? ये ता वर्ग के जो व्यंजन होते हैं ये उच्चारित होते हैं। दांत और होंठ दोनों को मिलाकर जिस व्यंजन का उच्चारण होता है वो कौन सा होता है? वाह होता है। जहां पर होंठ यानी कि ओष्ठ का सहारा लेके व्यंजन का उच्चारण होता है वो कौन से होते हैं? ऊ और ऊ होते हैं। इसके अलावा पा वर्ग यानी कि प, फ, ठीक है, प, फ, ब, भ, भ, ये क्या होते हैं? ये होठों के सहारा से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा होठ और कंठ की, ठीक है, दोनों को मिलाकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो कौन से होते हैं? ओ, औ और औ, ठीक है। मूर्धा, मूर्धन्य की सहायता से तो री, टा वर्ग और शा, इनका उच्चारण होता है। यहाँ तक तालु यानी कि तालु, तालव्य की सहायता से जो उच्चारित होते हैं वो कौन से होते हैं? ई, ई, चा वर्ग, या और शा। इसके अलावा कंठ और तालु, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंठ और तालु की सहायता, ये कंठ है और ये तालु, इसकी सहायता से जो जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो ए और ए होता है। इस और सिर्फ कंठ के कंठ के सहारे जो होते हैं अ, बड़ा आ, आह, का वर्ग और हा, इनका उच्चारण होता है। तो स्वरों के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर कहलाते हैं। अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, आप उच्चारित करके भी देखें तो ठीक है, इसमें फट से ये निकल जाते हैं मुंह से हमारे और हमें बहुत ही कम समय लगता है और कम इस पे जो है बल पड़ता है। दीर्घ स्वर के बारे में बात करें जिसमें 2 मात्रा का समय, या फिर ये कह सकते हैं कि हर्ष स्वर से ज्यादा समय जिन स्वरों को उच्चारित करने में लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ
आते हैं। प्लुप्त स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, मतलब किसी को पुकारने या ठीक है नाटक के संवादों में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ राम लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने उच्चारित किया राम, ठीक है, तो जब राम उच्चारित किया तो ये प्लुप्त स्वर जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन इनके उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये प्लुप्त स्वर के संकेतिक वर्ण है, ठीक है। तो प्लुप्त स्वर बताया मैंने आपको। अब जानेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर ये 3 तरह से स्वर जो है उच्चारित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब कि जीभ के अग्र भाग, यानी कि जीभ के आगे के भाग, ठीक है, जीभ के आगे, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का जो भाग एक काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि ई ए ऐ, ठीक है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच के भाग, ठीक है, बीच के भाग की जरूरत पड़ती है, वहां पर वो कौन सा होता है? वो मध्य स्वर होता है। इसका एग्जाम्पल है छोटा आ। और वहीं पे पश्च स्वर की बात करें, जीभ यानी कि पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग यानी पीछे का भाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, उ औ, ठीक है, उ औ ओ औ, ये क्या है? ये पश्च स्वर है, ये औ है, ये है, ठीक है, ये हो गए हमारे पश्च स्वर। मुख द्वारा यानी कि मुख विवीर के खुलने के आधार पर अगर हम स्वरों का अगर हम विभाजित करें तो विवृत स्वर यानी कि ओपन, ठीक है, विवृत यानी कि पूरी तरह से जो मुख जिसमें पूरी तरह से खुला होता है, ठीक है, द्वार पूरा खुला होता है, तो वहां पे वो कौन से स्वर होते हैं? वो विवृत स्वर होते हैं, विवृत स्वर होते हैं। जैसे कि बड़ा आ अगर आप उच्चारित करें बड़ा आ, ठीक है, तो पूरा मुंह इसमें खुलता है। अर्ध विवृत का मतलब हो गया जिसमें आधा मुंह खुले, ठीक है, हाफ ओपन, यानी कि मुंह जो है, मुख का हमारा जो द्वार है वो आधा खुले, ठीक है, वहां पे क्या होता है? अर्ध विवृत होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि छोटा आ, ए, ओ, ठीक है, और ओ। इसके अलावा अर्ध समृद्ध, हाफ क्लोज, मतलब जिसमें आधा जो मुख है आपका बंद ही रहे, ठीक है, खुला नहीं, जबकि आधा जो है बंद ही रहे, ठीक है, वहां पे क्या होता है? वहां पे अर्ध समृद्ध, इन स्वरों को क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध कहा जाता है। जैसे कि ए ओ, ठीक है, ए ओ, ये अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। समृद्ध मतलब पूरी तरह से बंद, मतलब पूरी तरह से जिसमें मुख जो है लगभग बंद ही रहता है, जिनके उच्चारण में वहां पे उनको क्या कहा जाता है? समृद्ध स्वर कहा जाता है। जैसे कि ई उ, ठीक है। उच्चारित करने पर हमें पता चलता है। आपको कभी भी अगर स्वर या व्यंजन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस करना हो तो आप उसको बेटर तरीका है कि आप उसको उच्चारित करके देखें। जो भी इसमें लिखा गया है उस तरह से आप उसको उच्चारित करके देखेंगे तो ये आपके माइंड पे ज्यादा क्लिक भी करेगा और जल्दी आपको याद भी होगा। चलिए, हवा और नाक व मुंह से निकलने के आधार पर तो निरुनासिक यानी कि मौखिक स्वर, ठीक है, हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है, वहां पे उनको क्या कहा जाता है? निरुनासिक यानी कि मौखिक स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ ई, ठीक है, ये है। और अनुनासिक स्वर किन्हें कहा जाता है? जो हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे कि आ ई, ठीक है, हवा जो है मुंह से निकलने के साथ साथ वो नाक का भी सहारा ले, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, तो वहां कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि आ ई, ठीक है, ये क्या होंगे? ये अनुनासिक स्वर के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो व्यंजन होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। अगर मैंने यहाँ रा लिखा है तो ये व्यंजन पूरा नहीं है, ठीक है, ये आधा, ये पूरा ये व्यंजन पूरा तरह व्यंजन नहीं, इसको व्यंजन ये होगा, ठीक है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें स्वर जुड़ा हुआ है आ, ठीक है, इसमें स्वर जो है जुड़ा होता है और यही क्या होते हैं? ये हमारे रा जो है ये हमारा व्यंजन होता है।
तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। जैसा कि बताया कि द्विगुण व्यंजन जब डा और ड़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या क्या हो जाती है, 35 हो जाती है। अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि द्विगुण व्यंजन जोड़ने के बाद व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 35 होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो शुद्ध रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको व्यंजनों की जो वर्गीकरण था वो पूरी तरह से आपको बताया था। दोबारा इस चित्र को मेरा आपके सामने लाने का बस ये है औचित्य है कि आप इसको फिर से रिमाइंड कर ले कि किस तरह से वर्णों को विभाजित किया जाता है। दांतों की सहायता से हो या नाक की सहायता से हो या मुंह की सहायता से हो, होंठों की सहायता से हो, कहाँ तालु की सहायता पड़ती है, कहाँ पे कंठ और तालु दोनों लगते हैं, कहाँ पर होठ और कंठ दोनों का प्रयोग होता है, या फिर कहाँ पर कंठ का प्रयोग सिर्फ होता है, और किस तरह से ये वर्णों का उच्चारण होता है, ये आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यहीं से ही हमारे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तालव्य वर्ण कौन से होते हैं। क्वेश्चन आ भी चुका है कि तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, और आपके सामने होगा च, छ, त, थ, ठीक है। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इनकी सहायता से कौन से वर्ण हमारे मुंह से निकल रहे हैं, तालव्य से कौन से हैं कि मूर्धन्य से कौन से हैं, तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो जब हमें पता होगा कि तालव्य की सहायता से चा वर्ग निकलता है, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण होता है, या फिर या और शा का उच्चारण होता है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तालव्य व्यंजन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब कि अब हम जानेंगे कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है वो क्या होते हैं, स्पर्श का क्या मतलब है, क्यों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया। भाई जाहिर सी बात है, जब हमारे मुंह के किसी भी भाग से कोई भी वर्ण जो है वो टच करके जा रहा है, वो स्पर्श करके जा रहा है, तो इसलिए वो जब स्पर्श कर रहा है तभी तो उसको स्पर्श व्यंजन भाई नाम दिया गया है, बिल्कुल। तो जानते हैं भाषा इसकी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह से किसी स्थान विशेष, मतलब जैसे कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, होंठ से स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में मैंने अब तक आपको सिर्फ वर्ग बताया था कि का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता या पा वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन का वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती है ये भी तो जानने की जरूरत है। तो भाई क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, ये सब क्या है, ये इस पूरे पांचों को मिला के इसमें क्या कहा जाता है, इसे का वर्ग कहा जाता है। का वर्ग में कितने आ रहे हैं, 5 व्यंजन आ रहे हैं। उसी तरह से चा में कितने व्यंजन आ रहे हैं, चा वर्ग में 5 व्यंजन आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से टा वर्ग में भी 5 व्यंजन आ रहे हैं, ये द्विगुण व्यंजन होता है। ढावड़ा जो होता है ये द्विगुण व्यंजन होता है, दिमाग में रखिएगा। ता वर्ग में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 व्यंजन। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग में अलग अलग वर्गों में 5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और वर्ग कितने हैं, ये 5 वर्ग है, यानी 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक। चलिए आगे हम बात करेंगे अनस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, ठीक है। मतलब ना ये स्वर में हो ना ये व्यंजन में हो, बल्कि इनका जो स्थान हो वो बीच में हो, उन्हें क्या कहते हैं, य, र, ल, व व्यंजन अनस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करें या और व, ठीक है, यहां से हम 2 वर्ण उठाते हैं, या और व उठाते हैं। अब भाई है क्या, जब या और व आप बोलिए,
उच्चारित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो ध्वनि है कभी लग रहा है कि ये स्वर है और कभी लग रहा है कि ये व्यंजन है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्वर है कि ये व्यंजन है। ठीक है, जब तक हम इन्हें लिखे ना। तो या वा, ठीक है, ये एक ही तरह से उच्चारित होते हुए दिख रहे हैं, ना ही पूरी तरह से स्वर में सुनाई पड़ रहे हैं, ना ही पूरी तरह से व्यंजन में। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है कि बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करें कि रा की अगर हम बात करें तो इनके उच्चारण में क्या होता है कि जो जीभ होती है वो तालू से लुढ़क कर, ठीक है, स्पर्श करती है, तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। रा को जो है लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। और ला की बात की जाए अगर भाई, तो ला की अगर हम बात करें तो इसके उच्चारण में क्या होता है, ला, यानी कि हवा जीभ के पास यानी कि पीछे यानी बगल से ही निकल जाए। ठीक है, हवा जो है बगल से निकल जाए, जिनकी उच्चारण में वो ला होते हैं, इसीलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ला पार्श्विक व्यंजन होता है, रा जो है इसे लुंठित कहा जाता है। ठीक है, और या और वा जो होते हैं ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अर्ध अंतस्थ व्यंजन की जो है श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। इन्हें संघर्षी और ऊष्म क्यों कहा गया? ऊष्म मतलब ऊर्जा पैदा होना, है ना। संघर्षी मतलब एक तरह से जिद से संघर्ष करके जो वर्ण का उच्चारण होता है। यहाँ पे हम अगर परिभाषा की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले। ठीक है, यदि कोई वस्तु है, अगर आप जमीन पर उसको खिसका रहे हो, अगर उसमें पहिए ना लगे हो तो क्या होता है, वो घर्षण करके यानी खिसका के ही ले जाते, तो उसमें क्या होती है, रगड़ पैदा होती है ना। रगड़ पैदा होगी तो जाहिर सी बात है उसमें ऊर्जा भी पैदा होगी, है ना। तो इसी तरह से मुंह से भी जब जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण पैदा होता है, ठीक है, ऊर्जा एक तरह की पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनमें कौन कौन से उदाहरण है, श, श, श और ह। ठीक है, ये चार व्यंजन जो हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं। चलिए बात करेंगे हम इसमें आगे उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे, मतलब ऊपर हमारे जो जीभ है वो ऊपर लगे, फिर झटके के साथ नीचे आए। ठीक है, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं, वो रा, ड़ा, है ना। ये कौन से होते हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन यानी कि दो गुण इन व्यंजनों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कि ये मूर्धन्य यानी कि मूर्धन्य, संघोष, अल्प प्राण। ठीक है, और जो ड्रा होता है ये भी मूर्धन्य, संघोष और महाप्राण। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, संघोष पूछ रही हूँ ना, सॉरी, संघोष और अल्प प्राण, महाप्राण तो जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो चलिए बात करेंगे घोष तत्व के आधार पर जो है इनको दो पार्ट में बांटा गया, अघोष और सघोष। अघोष और घोष एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंघोष के बारे में कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, जिनको बोलने में कंपन पैदा हो, जिन वर्णों को बोलने में, वो क्या होते हैं, वो अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी वर्ग, जैसे कि हमने का वर्ग ले लिया, का वर्ग मैंने बताया था कितने होते हैं, इसमें 5 वर्ण, क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, क, ख, ग, घ, ड। तो इसमें हम बात करें, ठीक है, तो पहला घोष के अंदर, अघोष के अंतर्गत आता है पहला। ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है इसके अंतर्गत, अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, प, श, श, श। ठीक है, पहला, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके अलावा फ में यहाँ बिंदी दिख रही है। ठीक है, फ, श, 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 इनको मिला के क्या होता है, ये अघोष वर्ण के श्रेणी में आते हैं। सघोष और घोष वर्ण की श्रेणी में कौन आते हैं, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन हो,
यहाँ पे क्या था कि कंपन ना हो, यहाँ पे था कंपन हो, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे घोष वर्ण होते हैं, उनको घोष वर्ण कहा जाता है। और ये हर वर्ण यानी कि हर वर्ण वर्ग का कौन सा होता है वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सघोष या घोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अलावा ढ या द्विगुण व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं, जा भी आता है, यार अलावा हा भी इसके अंतर्गत उच्चारित किया जाता है। अल्प प्राण यानी कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने के, दो तरह के होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है, मतलब जैसे कि हम कोई वर्ण उच्चारित कर रहे हैं और उसमें हमें जो मतलब जो सांस है वो बहुत ही कम लेनी पड़ रही है, बहुत ही कम छोड़नी पड़ रही है, वहां पे क्या होता है, वहां पे अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो ये हर वर्ग, फिर से हम वर्ग आपको लिख के दिखा रहे, क ख ग घ ण, ठीक है, ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन सा होगा, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण भी इसके अंतर्गत आते हैं। वो कौन से होते हैं, यारा अलावा, चार होते हैं, है ना। ये मैं आपको रटवा रही हूँ, इसको रटिए, बहुत अच्छे से रटिए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये चार होते हैं, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें महाप्राण की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, जिनको उच्चारित करने में हमें दम ज्यादा लगानी पड़े, तो वहां पे क्या होगा, वहां महाप्राण होगा। और ये हर वर्ण का यानी बाकी जो बचे हुए दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। और इसके अलावा ऊष्म वर्ण जो व्यंजन होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, श श श ह, ठीक है, ये चार होते हैं। और ये किसके अंतर्गत, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अयोगवा। अयोगवा व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अनुस्वार यानी कि ये बिंदी, ठीक है, और विसर्ग यानी कि जैसे कि ये, ठीक है, ये अनुस्वार जो होते हैं ये शीर्ष बिंदु वाला वर्ण या विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण यानी कि अयोगवा कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको जो है स्वरों में नहीं रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि परंपरा अनुसार अगर देखा जाए तो अनुस्वार और जो ये विसर्ग हैं, ठीक है, इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। लेकिन ये क्या है, ये ध्वनियां नहीं है, ये क्या नहीं है, ये ध्वनियां नहीं है, ध्वनियां नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है, वो व्यंजनों की सहायता से होता है, ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण की तरह ही, ठीक है, तो मतलब व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। इनका जो उच्चारण है वो व्यंजनों की तरह कैसे होता है, स्वर की सहायता से उनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनको पूरी तरह से स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, अयोगवा व्यंजन कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो ये प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर जो भी आप समझें, सब मिला जुला रूप है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि आप जो वर्ण आपने पढ़ा है आपको कितना समझ में आया है। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या छोटा आ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आ जो है ये हर्ष स्वर है, ना कि दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो उत्तर हो जाएगा, बताइए, 2, 3, 4, 5। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। याद आया, 3 तरह के स्वर होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 6। जीवा यानी कि जीभ, ठीक है, तो जीभ के आधार पर
स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। ठीक है, 3 तरह के स्वर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई च छ ज झ और य आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठस्थ से, मूर्धन्य से, या तालव्य से, या ओष्ठ से? मैंने बोला था ना क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तालव्य के सहायता से। ठीक है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है। ग, ज, व या श। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ और ढ। अल्प प्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्ण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो इसमें कौन सा है? इसमें बताइए कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा होगा। तो खा जो है ये दूसरा है, ये नहीं होगा। गा जो है ये तीसरा है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और घ जो है ये चौथा होता है और ढ जो है ये भी दूसरा होता है। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा होता है? घोष कौन सा होता है? अघोष जो होता है पहला, दूसरा होता है, जबकि घोष जो होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा। किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें कौन सा होगा? च, छ, ज। ज जो है ये तीसरा है ना। का पहला होगा, च पहला होगा, ट भी ट वर्ग का पहला वर्ण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। या का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है या फिर तालु है? तो या का उत्तर क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, तो अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं, दोनों मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। संघोष वर्ण कौन सा है? प है, थ है, ब है या श है? तो संघोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो प कैसा होगा? प पहला होगा, त थ ये दूसरा होगा, प फ ब ये तीसरा होगा, श श ये पहला होगा, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प फ ब भ म व्यंजन यानी कि पा वर्ग है ये। ठीक है, पा वर्ग व्यंजन होते हैं, ये दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, तालव्य होते हैं या कंठ होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ओष्ठ होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है? तो हमने बताया था कि ठीक है ये 3 तरह के होते हैं और उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या है? ये स्वर है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण मतलब कौन सा ऐसा व्यंजन है जो ये चारों जो ये है, ठीक है, चारों को ये सेटिस्फाइड करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रुकिएगा बताती हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष हो तो स्पर्श व्यंजन की वो का प। ठीक है, और मतलब 5 वर्गों में आना चाहिए। कंठ जो कंठ की सहायता से हो, अघोष हो, अघोष मतलब पहला और दूसरा, है ना। तो इसमें पहला ये भी है और दूसरा ये है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो? महाप्राण हो, तो महाप्राण में क्या होता है? दूसरा और चौथा, है ना, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये कट गया, तीसरे में ये कट गया, है ना, और दूसरा और चौथा। तो घा जो है ये कंठ ध्वनि नहीं है, ठीक है, और अघोष नहीं है। अगर अघोष में देखा जाए तो अघोष नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? मतलब
दांत और होठ की सहायता से किस ध्वनि का उच्चारण होता है? वा, फ, या और र। तो दांत और होठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या आज? तो देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें जो है री जो है ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है य, च, त या उ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दांत की, ठीक है, दांत के स्पर्श से जो वर्ण निकलता है वो कौन सा होता है? तावर्ग होता है ना, तावर्ग होता है ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कि मूर्धत है, कंठ है, तालु है, ठीक है, ये मूर्धन है, कंठ, तालु या दंत है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कंठ। घ जो है वो कंठ की सहायता से उच्चारित होता है। तो ये थी हमारी वर्णमाला की क्लास, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा हम हिंदी की अगली क्लास में मिलेंगे और प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और एग्जाम के टाइम पे आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। तो क्लास कैसी थी ये जरूर बताइएगा, और प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।